नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आज मैं आपसे विविध के बाद में जो मैंने पहला पॉइंट सीजीगी लिया था, जो पार्ट अपना 7 था, याद कीजिए, उसमें मैंने सूर्य की संरचना के साथ साथ एक विविध टॉपिक चालू किया था और विविध टॉपिक के तहत मिसलेनियस जो अपने कर रहे थे उसमें अपनों ने पहला टॉपिक किया था सीजीगी, जिसके तहत अपनों ने ग्रहण के बारे में पढ़ा था। एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनको जानने का हमने प्रयास किया था। सूर्य ग्रहण की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था SME, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। इसको हमने जानने का प्रयास किया था। इसके तहत अपने युति और व्युति, कंजक्शन और ओपोजिशन, इसको जाना था। कंजक्शन और ओपोजिशन, युति व्युति, इस पर ज़्यादा ध्यान रखें, ये नए क्वेश्चन है। क्लियर? तो उस ग्रहण के बाद में जब हमने सीजीगी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ उपभू और अपभू। दूसरा लिख दीजिए, उपभू व अपभू। ध्यान रखें, इसको कहते हैं पेरिजी और इसको कहते हैं एपोजी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये चंद्रमा और पृथ्वी से संबंधित है। जैसे मैं आपसे कहूं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब इसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। हम ये कह सकते हैं, हालांकि इसकी कक्षा इस टाइप से होती है, ये चक्कर लगाता है। क्लियर? ये चंद्रमा है, आप मून कह सकते हो। एक यहां बना दीजिए मून। देखिए होता क्या है, जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, एक ऐसी स्थिति आ जाए जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये मैक्सिमम हो। क्लियर? ज्यादा दूरी हो, जब चंद्रमा चक्रण के समय पृथ्वी से ज्यादा दूर हो, तो इसे तो हम कहते हैं एपोजी। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, तो इसे हम कहते हैं उपभू। आप इसको कह सकते हो पेरिजी। क्लियर? बस यही है, चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट होना। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, लिखना हो तो बाद में अपने आप लिख लेना। चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट होना उपभू, और चंद्रमा का पृथ्वी से सबसे दूर होना एपोजी। ध्यान रखना ये चीज, आप खुद देखिए। उप मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना उप मुख्यमंत्री। क्लियर? उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री के निकट। समझ गया ना बात सारी? तो आप इसमें उप का मतलब निकट मान लेना, निकट का मतलब कम दूरी मतलब मिनिमम, और फिर वो एपोजी तो हो ही जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए, यहां चंद्रमा से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें हैं। जैसे एक घटना घटित हुई थी, ब्लू मून। एक घटना घटित हुई थी, स्टार डाल दीजिए। ब्लू मून ये 31 जनवरी 2018 को हुई थी, ब्लू मून की घटना। इसमें क्या है, चंद्रमा नीला दिखाई दिया था। नीला क्यों दिखाई दिया था? क्योंकि वातावरण में धूल के कण हो गए थे, पोल्यूशन हो गया था, इस कारण से। लिखिए, इस दिन चंद्रमा वातावरण में धूल व धुएं के कारण नीला दिखाई देता है।
एक ये शब्द है और एक शब्द और आया था ब्लड मून। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। क्लियर? ये कोई वैसे खास बात नहीं है। ब्लू मून मतलब जब चंद्रमा ब्लू कलर का दिखाई देता है। इस ब्लड मून जब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। कई बार इसको रेड मून भी कह देते हैं। लेकिन अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक शब्द की, सुपर मून। तीसरा स्टार है ये, सुपर मून। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सुपर मून क्या होता है? सुपर कहते हैं ना, सुपरमैन मतलब आदमी से थोड़ी ज्यादा शक्तियां रखने वाला। सेम ऐसी सी बात इसमें देखने को मिलती है। लिखिए, जब चंद्रमा अपने सामान्य आकार से 15% बड़ा व 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्लियर? तो ये सुपर मून की स्थिति होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद देख लीजिए। सामान्य से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है सुपर है। मनुष्य में यदि अन्य अलौकिक शक्तियां आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? सुपरमैन। अब ये सामान्य से 15% बड़ा है, 30% अधिक चमकीला है, तो ऑब्वियसली बात है ये सुपर मून हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उपभू और अब्बू के साथ मैंने ये 3 पॉइंट और जोड़े हैं। इसको आप स्टार डाल के लिखें। हालांकि मेरा पहला पॉइंट सिजिकी था, दूसरा उपभू अपभू था। क्लियर? अब मैं उपसौर और अपसौर की बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरा विविध में जो तीसरा पॉइंट है वो है अपसौर व उपसौर। अपसौर व उपसौर, इसको हम बोलते हैं अफेलियन और इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या होते हैं अपसौर उपसौर? देखिए, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो कभी वह जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के काफी निकट हो जाता है। निकट हो जाता है तो इसे हम उपभू की स्थिति कहते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो जाता है तो उसे हम अपभू की स्थिति कहते हैं। अभी पढ़ा हमने। इसी तरीके से ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो यहां भी तो वो स्थिति पैदा हो सकती है। कभी पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर होगी, कभी सबसे कम दूरी पर होगी। बस यही कहानी है। यदि सबसे कम दूरी पर होगी पृथ्वी तो उसे हम कहेंगे, नाम से बताओ कौन सा हो सकता है? यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होगी, कम मतलब निकट, निकट मतलब उप, तो उसे हम कहेंगे उपसौर। क्लियर? और दूर होगी तो इसे हम कहेंगे अप। अप मतलब ऊपर। ऐसे समझने का प्रयास करें। तो एक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये सन है, सूर्य है। अब इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रही है। तो एक स्थिति तो ऐसी आएगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। और एक स्थिति आप इधर मान लीजिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। आप देखिए,
यहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? कम है। कम है तो इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है पेरीहेलियन बोलते हैं। क्लियर? ये जो स्थिति पैदा होती है, ये स्थिति पैदा होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये पैदा होती है। क्लियर? और ये जो दूरी होती है, जो सबसे कम दूरी होती है, ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। अब ये मिलियन वगैरह में आप देख लेना अपने हिसाब से। 14 आप कई बार मिलियन में लिख देते हैं, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर है। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को घटना घटित होती है और इनके बीच की दूरी जो होती है वो मानी जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसी तरीके से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसे हम कहते हैं अपसौर। इंग्लिश में इसको कहते हैं अपहेलियन। क्लियर? और ये स्थिति पैदा होती है 4 जुलाई को। और ये जो दूरी होती है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। अब आपके सामने उपसौर की दूरी, यदि उपसौर की दूरी कह दे तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, और अपसौर की दूरी कह दे तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये पूरा व्यवस्थित है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि उपसौर की घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को। अपसौर की घटना कब घटित होती है? 4 जनवरी को। उपसौर होता क्या है? देखिए, आपसे कहेगा उपसौर है। क्लियर? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उपसौर है, पहला ऑप्शन, पृथ्वी का सूर्य के सबसे निकट होना, पृथ्वी का सूर्य के सबसे दूर होना, चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट होना, चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे दूर होना। ऐसे ऑप्शन बना के आपके सामने दे देता है और कोई घटना घटित नहीं होती है। क्लियर? अब देखिए, ये सूर्य और पृथ्वी का संबंध है, मैक्सिमम दूरी भी है और मिनिमम दूरी भी है। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आप ये बताइए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? क्या बता सकते हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एवरेज दूरी कितनी है? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मिनिमम भी है, हमारे पास मैक्सिमम भी है, और औसत के लिए आप जानते हो कि 2 से भाग दे देते हैं। जैसे यहां पे लिखिए, सूर्य व पृथ्वी के, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना, पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच की औसत दूरी कर दीजिए, एवरेज होती है ये। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 14.7 करोड़ किलोमीटर प्लस 15.2 करोड़ किलोमीटर बटा में 2, ये लगभग आपके पास आ जाएगा 14.9 करोड़ किलोमीटर। आपकी किताबों में भी लिखा होता है, कई बार ध्यान रखें, कई किताब में आपको ये मिल जाएगा लगभग 15 करोड़। सही है या गलत है? वेल नोन बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 कोई गिन के थोड़ी आए हैं, कोई स्केल थोड़ी अपनाया है। तो 14.9 करोड़ किलोमीटर को आप 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हो। ये जो 14.9 करोड़ किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखें, ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। इसको एयू से ज्यादा जानते हैं। याद कीजिए, जब मैंने आपको तारे कराए थे तब मैंने 3 बातें कराई थी। मैंने कहा था पारसेक, प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने कहा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपके बाद में आएगी, आज वो दिन आ चुका है। क्लियर? तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक इज ग्रेटर देन, प्रकाश वर्ष इज ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बात हमेशा याद रखना, ध्यान रखना। पूछ लेते हैं दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, कई बार पारसेक नहीं देते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा जो देखा है उनमें इन तीनों को क्रम से व्यवस्थित कराया गया है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है ज्वार भाटा, इसको टाइड बोलते हैं। क्लियर? सबसे पहले अपनों ने सिजिगी किया, फिर उपभू अपभू किया, अपसोर उपसोर किया, ज्वार भाटा किया। ध्यान रखना इस ज्वार भाटा का संबंध इन तीनों टॉपिक से है। क्लियर? तो बात करते हैं ज्वार भाटा की हम। पेज के बीच में लिखिए ज्वार भाटा क्या होता है। देखिए, ये पृथ्वी पर घटना घटित होती है पहली बात तो, और महासागर में होती है, आप सागर भी कह सकते हो। समुद्र में घटना घटित होती है, सागर में ये घटना घटित होती है। अब सागर में घटित होती है, सागर कहां है? पृथ्वी पर, तो मतलब पृथ्वी पर घटित होती है ये। क्लियर? अब बात आती है क्यों घटित होती है। ये खगोलीय पिंडों से संबंधित एक घटना है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर यह घटना घटित होती है। ठीक? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, अट्रैक्शन पावर के कारण पृथ्वी पर यह घटना घटित होती है। क्लियर? अब बात आती है घटना क्या है। इस घटना में क्या होता है कि जो सागरीय जल है या महासागरीय जल है, यह ऊपर की तरफ उठता है। क्लियर? अब यदि ये ऊपर की तरफ उठता है तो इसे हम कहते हैं ज्वार। ऐसे लहरों के रूप में ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा तो ज्वार कहेंगे। और ओबियसली बात है, आप ऐसे समझ लीजिए, ऊपर उठा है तो नीचे की तरफ गिरेगा, और यदि नीचे की तरफ ऐसे गिरता है, क्लियर, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। क्लियर? ऐसे समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं आपको, ये भाटा होता है। हालांकि ज्वार पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्वार भाटा में लिखिए सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर महासागरीय जल का ऊपर उठना सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर महासागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। ठीक है? जबकि महासागरीय जल का नीचे गिरना मतलब अंदर की तरफ। क्लियर? ये भाटा कहलाता है। हालांकि भाटा पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ज्वार है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ ज्वार, लॉन्ग टाइड। एक होता है लघु ज्वार, शॉर्ट टाइड। क्लियर? अब आपसे पूछता है लघु ज्वार कब पैदा होता है, दीर्घ ज्वार कब पैदा होता है, या दीर्घ ज्वार की स्थिति कब है। निम्न में से किस स्थिति में महासागरीय जल ऊपर की तरफ उठता है सबसे ज्यादा। क्लियर? दीर्घ ज्वार कब है, लघु ज्वार कब है, ये है। तो इसको जानने के लिए आप इधर गौर से देखें। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, अट्रैक्शन। क्लियर? अट्रैक्शन कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है। चलो प्रतिकर्षण को छोड़िए, आप आकर्षण लीजिए। आकर्षण कब होगा? आकर्षण तब होगा जब दो वस्तुएं निकट होगी, पास पास होती है तो आकर्षण की स्थिति पैदा होती है। क्लियर? क्या मैं ये कह दूं कि जब सूर्य और पृथ्वी यदि निकट होंगे तो दीर्घ ज्वार पैदा होगा, या पृथ्वी और चंद्रमा जब निकट होंगे तो दीर्घ ज्वार होगा? क्योंकि आप खुद देखिए, यदि हम ये पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है,
यदि चंद्रमा सूर्य के निकट है, ध्यान से समझना मेरी बात को, चंद्रमा यदि सूर्य के निकट है तो ओबियसली बात है पृथ्वी भी तो निकट है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। क्लियर? समझाई मेरी बात सारी? भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य और चंद्रमा निकट है। निकट है इसका मतलब आकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना कि जब चंद्रमा सूर्य के निकट है इसका मतलब पृथ्वी भी इसके निकट है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही तो उपग्रह है, उसी की तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी की पूंछ है, ऐसे समझिए, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। जो पृथ्वी की पूंछ है, जहां पर ये पूंछ जाएगी वहां ये तो जाएगा ही। क्लियर? ये समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। तो हमें ये बात करनी है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब सूर्य और पृथ्वी दोनों निकट होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि उपसौर अभी पढ़ा था ना, पेरीहेलियन पढ़ा था ना, क्या था? जब सूर्य और पृथ्वी निकट होते हैं। अब सूर्य और पृथ्वी निकट है इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा निकट है, और सूर्य और चंद्रमा जब निकट है तो आकर्षण कैसा होगा? ज्यादा। और जब आकर्षण ज्यादा होगा तो कैसा पैदा होगा? दीर्घ ज्वार। क्लियर? अब यहां पर इसका उल्टा कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा? अपसौर। यहां तो कोई समस्या है नहीं। क्लियर? दूसरा, क्या मैं ये कह सकता हूं जब ग्रहण लगता है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो इसमें क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक रेखीय स्थिति में होते हैं। रेखीय स्थिति में होते हैं इसका मतलब ये निकल गया कि वो पास पास होंगे। तो अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होगा? दीर्घ ज्वार। क्लियर? और शुक्ल व कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार होता है। क्लियर? अब देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, अब इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो चंद्रमा लगा रहा है, मून। ये रहा SME, ये तो क्या स्थिति होगी? पूर्णिमा की स्थिति होगी। और यदि ये यहां आ गया, SEM बन गया, तो ये क्या स्थिति होगी? SME तो अमावस्या की स्थिति होती है, और SEM इधर आ गया तो ये पूर्णिमा की स्थिति होती है। क्लियर? और शुक्ल पक्ष, इसमें यदि हम देखें तो इसमें ये स्थिति होती है, जैसे ये सूर्य है, ये अर्थ है, तो जो चंद्रमा होगा वो यहां पर होगा, या तो यहां या इस साइड में इधर होगा। ये अष्टमी होती है शुक्ल पक्ष की, तो इस कारण से ये दूरी ज्यादा हो जाएगी। दूरी ज्यादा हो जाएगी तो आकर्षण कम, आकर्षण कम तो लघु ज्वार। ठीक है? क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने विविध के तहत ज्वार भाटा और उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू एक्सेट्रा सीजीगी सहित इनको जानने का प्रयास किया। अब मैं पृथ्वी लेकर आ रहा हूं। अब अपनी सारी बातें पृथ्वी पर चलेगी। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, हालांकि कुछ छोटी मोटी बातें वो मैंने वहाँ बता दी थी, जिसको मैं यहाँ पर रिपीट करना उचित नहीं समझूंगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए पृथ्वी। पृथ्वी, अर्थ। अब देखिए, सिंपल वे में हम बात करें तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले किसने कहा था, किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ये सबसे पहले अरस्तु ने बताया था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। एक लाइन लिख दीजिए, सबसे पहले
अरस्तु, इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं एरिस्टोटल, ध्यान रखना। अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्लियर? लेकिन ये जो धारणा है ये गलत साबित हुई। अब ये धारणा गलत साबित हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्लियर? अरस्तु ने बताया था। अब जनरल सी बात करें तो इसका जो निकनेम है इसके बारे में सब मैं बता चुका हूं। नीला ग्रह इसको कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। ये हो गई अपनी बात, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा ग्रहों में सबसे ज़्यादा घनत्व तो इसी का होता है, जीवन पाया जाता है, पानी पाया जाता है, चांद इसका उपग्रह है, वो नहीं करना हमने। क्लियर? देखिए इसकी जो आकृति होती है ये, इसको कहा जाता है जियोड, जियोड बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको एक ऑप्शन में मैंने ऐसे देखा था, जियोड। क्लियर? आकृति को एक नाम दिया गया है। आप ये कह सकते हो दीर्घवर्ताकार, दीर्घवर्ताकार टाइप की होती है, गोल नहीं होती। दीर्घवर्ताकार मैंने पहले भी आपको बताया था, इस टाइप की, अंडा का अंडे टाइप की आप कह सकते हो। क्लियर? ये इसका दीर्घवर्ताकार होती है, अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी होती है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है अपने तल के साथ। ये बात बाद में भी आएगी, लेकिन यहां लिख दीजिए अक्षीय झुकाव, ये 23.5 डिग्री है और तल के साथ जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री का बनाती है। अब देखिए कई बार आपने, आगे बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता दूं, आपकी ज़मीन तैयार कर दूं। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के लिए माना जाता है, और ये आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक ये रेखा के लिए माना जाता है। ये तो ये जो बातें हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हम कर्क रेखा और मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इनके लिए हम 23.5 डिग्री और 66 डिग्री का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है और अपने तल के साथ ऐसे झुकी हुई है और अपने तल के साथ 66 डिग्री का कोण बनाती है। इसी कारण से हम वो मानक के रूप में लेते हैं। क्लियर? ये बाद में और आएगा। अब देखिए इसमें जो ऊपर का जो धरातलीय संगठन होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। एक तो ऐसे लिखिए, पृथ्वी की भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी को आप क्रस्ट कह सकते हो। क्लियर? ऊपरी सतह कह सकते हो, पर पाए जाने वाले तत्व, ध्यान रखना, इसको बहुत गंभीरता से करें। एलिमेंट बोलते हैं इसको, एलिमेंट। एक ही परमाणु से जो मिलकर बने होते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। अब देखिए ये कौन कौन से हैं, मैंने कहा गंभीरता से देखें इसको। सबसे पहले इसके अंदर पाया जाता है ऑक्सीजन। क्लियर? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। आपने ये तीन तो ध्यान रखना ही रखना है विद परसेंटेज। ये है 46.8%, ये है 27.7% और एल्यूमिनियम है 8.13%। विद परसेंटेज आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये क्रम याद होना चाहिए। एक दो और नाम लिखाऊंगा, वो भी साथ में ले लेना, लेकिन ये तीन को मत भूल जाना। जैसे ऑक्सीजन क्या है, हम देखते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और मेटेलॉइड मतलब उपधातु।
उपधातु का मतलब होता है वो धातु जैसे होते हैं, लेकिन धातु जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें गुण जो होते हैं अधातुओं के होते हैं, वो उपधातु होते हैं। ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अधातु है, आप कह सकते हो नॉन मेटल। क्लियर? ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सिलिकॉन जो है ये है उपधातु। मैंने कहा धातु जैसे होते हैं, लेकिन इसमें गुण अधातुओं के होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं। क्लियर? इनको बोलते हैं मेटेलॉइड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मेटेलॉइड होते हैं ये। और ये जो है एल्यूमिनियम, ये होती है धातु, मेटल बोलते हैं इसको। क्लियर? अब आपके ये सारे का क्वेश्चन आए हुए हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। पृथ्वी पर तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। क्लियर? और एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये बहुत बार आता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो क्या होगा आपका आंसर? एल्यूमिनियम। समझ गए ना? ये ऐसे अर्थ है। अब इसको क्रम से व्यवस्थित करवाते हैं। ये बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार देखा है। ध्यान रखें इस चीज का। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अब देखिए कुछ बातें आगे और ध्यान रख लेना। जैसे चौथे नंबर पर लोहा और 5वें नंबर पर कैल्शियम और 6ठे नंबर पर सोडियम। ये ध्यान रहे तो ठीक है, लेकिन इन तीनों को मत भूल जाना। इन तीनों के आसपास ही जमावड़ा रहता है सारा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है, धातु जैसे होते हैं लेकिन गुण अधातुओं के होते हैं, अलग से इनको डिफाइन किया गया है। एल्यूमिनियम मेटल होते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। और आपसे कहेगा कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले, क्रस्ट पर पाए जाने वाले, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो या घटते क्रम में व्यवस्थित करो। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने है ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन Fe इज ग्रेटर देन कैल्शियम इज ग्रेटर देन सोडियम। अच्छे तरीके से दिमाग में रच बस जाना चाहिए, इसके लिए इस्तेमाल करूंगा। रट लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बच्चे गलत करते हैं कहीं। तो यहां तक आप जो देख रहे हो उनको ये, जैसे ये पता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का, हमने तो सब ज्यादा यही सुना है कि एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम किस दृष्टि से ज्यादा है? धात्विक दृष्टि से, मेटल की दृष्टि से ज्यादा है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, पृथ्वी पे आ जाइए। पृथ्वी का धरातल मतलब सरफेस कई प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। कई प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। आपने इन चट्टानों के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे फेल्सपार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, पायरोक्सिन, अभ्रक। ये क्वेश्चन आया हुआ है
ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर। संरचना काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझ के करना, दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड होती है। इसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक तो परतों के आधार पर, लेयर्स, बेसिस ऑन लेयर्स, और एक हम बांटेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। परतों के आधार पर हम इसको तीन वे में लेके चलेंगे। एक कोर होगा जिसको हम इनर और आउटर में बांटते हैं। दूसरा, इसमें मेंटल होगा जिसको हम लोअर और अपर में बांटते हैं। और तीसरा क्रस्ट। इसी तरीके से इसमें जो है ये सियाल, सीमा और नीफे, इन तीन पार्ट्स में हम इनको बांटते हैं। क्लियर? तो इसको डायग्राम के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं इनको रिलेटेड करके ही बताऊंगा। पहले एक डायग्राम बना लीजिए साथ साथ। पहले हेडिंग डाल दीजिए, परतों के आधार पर हेडिंग डाल दीजिए। परतों के आधार पर संरचना। ये 5 सर्किल बना लीजिए। सीधा ना बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनमें वैसे ही असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ये बताएंगे अभी। ये 5 बना दीजिए। क्लियर? देखिए, ये जो है इसको कहते हैं इनर कोर, और ये जो है इसको कहते हैं आउटर कोर। क्लियर? इनर कोर, आउटर कोर, और इन दोनों से बन जाता है कोर। क्लियर? इन दोनों से कोर बनेगा। ये जो है तीसरा, लोअर मेंटल, और इसको हम कहते हैं अपर मेंटल। अपर मेंटल, और ये दोनों मिलकर बनाती हैं मेंटल। मेंटल। क्लियर? ये जो है इधर वाली, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये एक ही होती है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और ये मेंटल है। सही मायने में यदि मैं आपसे कहूं तो हम इसको 3 परतों में बांटते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं साथ साथ आप बाद में लिखते जाना, एक बार समझ लीजिए। इसको 3 परतों में बांटते हैं। सबसे अंदर की परत, भाई अंदर की परत तो यही हुई ना, और सबसे बाहरी क्या होगी? ये तो कॉमन सेंस है।
सबसे अंदर की परत जो होती है कोर होती है। क्लियर? सबसे भीतरी परत कौन सी होगी? कोर। आपसे यह पूछा भी जा सकता है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? कोर। और सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? क्रस्ट। बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये जो कोर है ये दो प्रकार की होती है, इनर कोर, आउटर कोर। क्लियर? ये आपके सामने है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। दो पार्ट्स में बांटते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है बीच की जो होती है उसको बोलते हैं मेंटल। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिवाइड भी किया था। ये मेंटल होती है। और सबसे बाहरी परत जो होती है, ये बाहर की है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सारे डायग्राम में, ये क्रस्ट होती है। तो आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? क्रस्ट। क्लियर? अब आपसे ये कह दे कि पृथ्वी की परतों को बाहर की तरफ क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बाहर की तरफ क्रम से व्यवस्थित करोगे तो क्या दोगे? कोर, मेंटल, क्रस्ट। और पृथ्वी की परतों को आंतरिक रूप से व्यवस्थित कीजिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, लगते इजी हैं लेकिन इसमें इतने गलत करते हैं स्टूडेंट हद से ज्यादा। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं जो आपको मेरे हिसाब से कोई नहीं बताएगा, इसको बहुत गंभीरता से लें। यही कामयाबी के कारणों में शामिल होती है। और आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे पृथ्वी की संरचना बना के बता, इन्हीं में आपको गड़बड़ी करा देगा। अब यहां पर हमने दो बातें करनी है। एक तो ये बात करनी है कि ये किससे निर्मित होती है। पहला हमारा पॉइंट होगा किससे बनी होती है। क्लियर? और दूसरा हमारा पॉइंट होगा इनकी डेंसिटी कितनी होती है। एक तो किससे बनी होती है और डेंसिटी कितनी होती है, घनत्व। इसको हिंदी में घनत्व बोलते हैं। क्लियर? देखिए जो क्रस्ट होती है ये परतदार सेलों के द्वारा बनी होती है, लेयर सेल होती है उनके द्वारा, परतदार सेलों के द्वारा बनी होती है। और इसका घनत्व होता है 2.7 इसका घनत्व होता है। ये बेसाल्ट से बनी होती है और इसका घनत्व होता है 3.0। ये डूनाइट और पेरिटिटाइट से बनी होती है और इसका घनत्व होता है 11.0। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और आपसे यह कहूं कि पृथ्वी की परतों को घनत्व के आधार पर, पृथ्वी की परतों को घनत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो या घटते क्रम में व्यवस्थित करो, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि इस क्वेश्चन को करने की क्षमता आप में आ चुकी है? बस यही बात ध्यान रखनी है। ये 2.7 है, 3 है, 11 है। घनत्व ऐसे होता है। घनत्व क्रस्ट का 2.7 है, 3.0 है, 11.0 है। तो हम कह सकते हैं कोर इज ग्रेटर देन मेंटल इज ग्रेटर देन क्रस्ट। क्लियर? अब देखिए इन परतों के बीच में कई प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है। मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, असंबद्धता। असंबद्धता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। तो असंबद्धता की बजाय आप इसको नाम से देखो। ए मतलब नहीं, सम मतलब समान। क्लियर? बद्ध मतलब बद्धता, बंधी हुई। ठीक है? या कंटिन्यूटी कह सकते हो। मतलब ये जो परतें होती हैं ये क्या होती है? समान रूप से व्यवस्थित नहीं होती है। इसका अर्थ ये निकलता है समान रूप से
ये व्यवस्थित नहीं होती है, मतलब समान रूप से कंटिन्यू नहीं होती है, उबड़ खाबड़ है जी। तभी मैंने कहा आप इसको पूरा गोल गोल बनाने की जरूरत नहीं है, कैसे ही बना सकते हो। द्रव्यमान के संबंध में असंबद्धता पाई जाती है, घनत्व के संबंध में पाई जाती है, तो ये कई असंबद्धता पाई जाती है। उनमें आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। जैसे हम कहें ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इसमें जो असंबद्धता पाई जाती है वो पाई जाती है कोनाई असंबद्धता। आप इंग्लिश में कह सकते हो कोनाई डिसकंटिन्यूटी, कोनाई डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? यहां जो पाई जाती है बीच में, ये जो है, आप मैं बना के बता देता हूं, इनके बीच में, इसे कहते हैं मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसमें जो पाई जाती है रेपिटी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी, और इसमें पाई जाती है, ये होती है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और ये जो है इसके अंदर इसको आप कह सकते हो लेहमन असंबद्धता, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। देखिए आपके यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा, आपने बस इतना, असंबद्धता का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये डिसकंटिन्यूटी होती है, ये समान रूप से जो बंधी हुई नहीं होती है या समान नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे बताया लगभग। आपसे कहेगा पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, क्रस्ट में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, कोनाई डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आपसे कहेगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा, मोहो असंबद्धता कहां पाई जाती है, मोहो असंबद्धता कहां पाई जाती है, यह पाई जाती है अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में। क्या मैं सही हूं? मोहो असंबद्धता अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं रेपिटी असंबद्धता कहां पाई जाती है, लोअर और अपर मेंटल के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता को हम क्या कहते हैं, रेपिटी। अब देखिए गुटेनबर्ग असंबद्धता कहां पाई जाती है, बताइए। ये देखिए लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में कौन सी पाई जाती है, लेहमन। ऐसे ध्यान रखना है, ये बस इतनी बातें, ये गूढ़ बातें हैं, और ये दोस्तों अंदरूनी बातें हैं, डीपली है, ये आपको इतना करना पड़ेगा, ये इससे ज्यादा ना कीजिए। चाहिए आप एग्जामिनर की सीमा में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि इनमें ये कंफ्यूजिंग ना कर देना। भाई आप अभी तो आपको लगता है नॉर्मल है यार, ये ऐसा करके याद ही तो करना है, ऐसा नहीं है जी। ये देखिए लेहमन है, गुटेनबर्ग है, कोनाई है, मोहो है, रेपिटी है। जैसे ही पूछेगा आपसे, इसको सब मिटा के आप पूछो रेपिटी कहां है, रेपिटी असंबद्धता कहां पाई जाती है, ऑप्शन में इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, क्रस्ट पर, लोअर मेंटल और आपके अपर मेंटल के बीच में, इन आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में। ऑप्शन को देखोगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा पूरा। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया है, रिपीट करो, इस डायग्राम को ध्यान में रखो, और कुछ ध्यान में नहीं रखना, डायग्राम को दिमाग में रखो। हाँ यार डायग्राम है, 5 गोले बनाए थे ये, इन 5 गोलों में ये बातें करनी है। अब इनका जमावड़ा करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। फिर आप एग्जामिनर की पहुंच पे जाने का प्रयास तो कर रहे होंगे,
लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कहेगा इसको कुछ ज़्यादा ही चाहिए, ज़्यादा जाने के चक्कर में छोटी सी बात में कंफ्यूज कर देगा और आप ये बाहरी परत और आंतरिक परत वाला क्वेश्चन भी गलत करने की पावर आप में आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, जिस तरीके से भी आपको बता रहा हूं उस तरीके से गंभीरता से लेके चलें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल ये आपके आईएएस प्री तक के लेवल को ध्यान में रखकर बात कही जा रही है। ये इसलिए जो प्री के, मेंस तो देखो अलग चीज होती है, उसको ध्यान में रखकर बात कही जा रही है। आप वहां देखोगे एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आए हुए हैं, उन सब का मटेरियल इसके अंदर है, एक चार्ट के रूप में है। ये बस आपको याद करना है और कोई समस्या नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रासायनिक संगठन के आधार पर एक और बताऊंगा। इसी आधार पर ही बात करेंगे हम। दूसरा लिखिए, रासायनिक आधार पर आंतरिक संरचना। रासायनिक आधार पर आंतरिक संरचना। अब देखिए, यहां पर मैं वापस वही लेके चलूंगा, पृथ्वी की परतें। क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है हम पहले कर चुके हैं, सबसे ऊपरी परत। मैं लिख भी देता हूं, हालांकि बता दिया था आपको। दूसरी है मेंटल, ये है बीच की परत, लेकिन इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होती है लोअर मेंटल और एक होता है अपर मेंटल। और फिर है कोर, ये सबसे बाहरी परत होती है। इसको भी हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इनर कोर और आउटर कोर। ये हम पढ़ चुके हैं, बस इसी से हमें कोरिलेट करना है आगे। देखिए, ये जो क्रस्ट है, यहां तो होती है सियाल, क्रस्ट के आसपास जो रासायनिक संगठन के रूप में हम बांटते हैं वो सियाल है। और यहां पर जो होती है ये होती है सीमा, और यहां पर जो होती है ये होती है निफे। क्लियर? तो यदि रासायनिक दृष्टि से आपको ये पूछे कि रासायनिक दृष्टि से पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है, रासायनिक दृष्टि से पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है, निफे। रासायनिक दृष्टि से सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सियाल। सबसे बीच की परत कौन सी है, सीमा। अब यदि आपसे मैं ये कहूं कि रासायनिक दृष्टि से परतों को केंद्र से बाहर की तरफ क्रम से व्यवस्थित कीजिए या बाहर से केंद्र की तरफ व्यवस्थित कर दिए, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता आप में आ चुकी है? तो ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ये डीपली क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। ये मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये किसकी बनी होती है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये यदि आप 2 मिनट बताऊंगा सीधा समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसके अंदर। जैसे मैं कहूं ये निर्मित, किससे निर्मित होगी, SI, SI से बन जाएगा सिलिका,
Al से एल्यूमिनियम, और इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। Si से सिलिका, M में आप मान लीजिए मैग्नीशियम, ये इधर आ जाइए, नीफे Ni निकिल, Fe लोहा, इसको फेरियस भी बोल देते हैं, एक ही बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को दिमाग में ले आइए कि केंद्र से धरातल की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ क्रम से व्यवस्थित करो। अपने आप में एक चुनौती भरा क्वेश्चन होता है ये। इन क्वेश्चनों को तैयार करने की क्षमता विकसित कीजिए अपने आप में, तब कोई भी एग्जाम आपसे पीछे नहीं रहेगा। ध्यान रखना, हर एग्जाम को क्लियर करने की क्षमता आ जाएगी। बस पढ़ने के तरीके को बदलिए। पढ़ाई सभी करते हैं, सब पढ़ेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ेंगे, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका क्या है वो बेस्ट होना चाहिए, वो सबसे अलग होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता हो। ये क्वेश्चन नहीं है सियाल किसका बना है, सब करके आएंगे, और जो नहीं करके आएंगे वो तो कंपटीशन की लाइन से ही बाहर है, उनकी तो बात ही नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, ये सियाल, सीमा, निफे, ये ऐसे होता है। मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो थोड़ा बार बार रिपीट करके देख लेना, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने पृथ्वी की स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास किया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब मैं बात करूंगा पृथ्वी की गतियां, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको करते हैं। पेज के बीच में लिखिए, पृथ्वी की गतियां, आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ अर्थ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान रखें, मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी मूवमेंट कैसे करती है। क्लियर? ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिभ्रमण गति, आप इसको कह सकते हो रोटेशनल मूवमेंट। ध्यान रखना, इसको कई बार एक शब्द और इस्तेमाल कर लेते हैं, काल, वो भी गलत नहीं है। यदि काल शब्द है तो यहां पर आपका मूवमेंट की जगह आ जाएगा पीरियड, रोटेशनल पीरियड, ये भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी होती है परिक्रमण काल या गति, इंग्लिश मैंने आपको यहां बता दी है। ये होता है रिवॉल्यूशन पीरियड या रिवॉल्यूशन मूवमेंट भी कह सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? मैं जानबूझकर ज्यादा शब्द इसलिए लिख रहा हूं, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़े होते हैं, उनका भी स्वागत है यहां पर। तो थोड़ा सा मेरा प्रयास रहता है बताने का, तो जो भी कमी हो आप मुझे बताएं, उसको और ज्यादा मैं इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, यहां पर जो हम बात करेंगे, एक तो इसकी स्थिति कैसी होती है। क्लियर? एक तो स्थिति की बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे दिशा, किस रोटेशन कैसे करती है, पूर्व से पश्चिम करती है, पश्चिम से पूर्व करती है, कैसे करती है ये। एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, मतलब कितना टाइम पीरियड लगता है एक चक्कर को पूरा करने में। क्लियर? और चौथी हम बात करेंगे विशेष। बस ये चार बातें ध्यान रखनी है, इन चार बातों से बाहर मत निकल जाना। क्लियर? ये जो स्थिति होती है, परिभ्रमण जो होती है, ये अक्ष पर गति होती है। ये
अक्ष पर गति, एक्सिस, ठीक है, मूवमेंट ऑन एक्सिस, मूवमेंट ऑन एक्सिस, अक्ष पर गति होती है ये। मैंने पहले भी बताई थी ये बात, जब मैंने ग्रह कराए थे तब अच्छी डिटेल के साथ बताया था, ये अक्ष पर गति होती है ये। और परिक्रमण जो होती है ये पथ पर गति होती है, मूवमेंट ऑन पाथ, पथ पर गति होती है ये। क्लियर? अक्ष पर गति मतलब ऐसे, पथ पर गति मतलब सूर्य के चारों तरफ, ये अक्ष पर गति होती है। पथ पर हम कहेंगे तो आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे सूर्य के चारों तरफ, ये एक्सिस है। अक्ष, अक्ष तो फिर सिंपल होगी, वो तो अपने जैसे ये अक्ष है तो ऐसे घूमेगी। दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? और इसमें भी यही होती है, पश्चिम से पूर्व, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, अब आइए एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, इसमें कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये एक्यूरेट भी याद रखना पड़ेगा, एक बार एक रेलवे के एग्जाम में ये पूछ लिया था, एक्यूरेट पूछ लिया था ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, और इसमें होता है 365 दिन 6 घंटे में ये एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन अब देखिए, हम इसे मानक के रूप में हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे का कोई मीन्स नहीं होता है, 4 सेकंड का कोई मीन्स नहीं होता है, 23 घंटे तो चलो हम समझ गए। अब हम ये कहें कि हमारा जो 24वां घंटा है वो 56 मिनट 4 सेकंड का होगा, तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाती है। इसी तरीके से हम यदि ये कहें कि 365 दिन है, तो दिन तो 365 दिन होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो कि 6 घंटे का होगा, तो हम अनियमित हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। जो कि वर्तमान में देखते हो, मैंने बताया कि एक दिन 6 घंटे का है, या 24 घंटे में 1 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का है, तो कैसे काम चलेगा? अव्यवस्थाएं हो गई ना। इन अव्यवस्थाओं के निवारण के लिए ही हमने एक इसको अच्छे तरीके से मेजर किया है, मापन किया है, और इसका एक अलग निर्धारण किया है। उस निर्धारण के तहत हम इसे मानते हैं 24 घंटे, और इसे मानते हैं हम 365 दिन। क्लियर? इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। अभी होता क्या है कि 365 दिन और एक साल ऐसा आता है, उस दिन हम 366 दिन लेके चलते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा सामान्य वर्ष, लीप वर्ष होते हैं ना, ये आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, रीजनिंग करते रहते हैं ना, 4 पता नहीं को जो घटाते हैं, जो भी एक्सेट्रा। 365 दिन, तो यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, देख लीजिए। जैसे 4 साल हो गए, यहाँ एक बार समझ लीजिए, यहाँ समझ लो। देखिए, पहला साल 365 दिन, क्लियर? दूसरा साल 365 दिन, तीसरा साल 365 दिन, चौथा साल 365 दिन। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब बच क्या गया हमारे पास? देखिए, 6 घंटे इसके, भाई है ना 6 घंटे ये, और 6 घंटे इसके, 6 घंटे इसके, और 6 घंटे इसके। कितने 6 हो गए? 4, 6 चौके 24, मतलब टोटल कितने हो गए? 24 घंटे। 24 घंटे का क्या होता है? एक दिन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यहां पर प्लस हम 1 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 366 दिन। इन्हें तो हम कहते हैं सामान्य वर्ष, और ये जो होता है इसे हम कहते हैं लीप वर्ष। क्लियर? आइए अब आ जाइए इधर विशेष में। ये क्या बात कहता है? क्या होगा परिभ्रमण? एक दिन हो, हालांकि बोलते दिन है, लेकिन दिन और रात हो गई ये। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि परिभ्रमण गति के द्वारा दिन व रात का निर्धारण होता है, दिन व रात का निर्धारण होता है। इसी तरीके से परिक्रमण काल के द्वारा, अब 1 साल हो गया, 365 दिन हो गया, ऋतुएं आती है, तो ऋतुओं का निर्धारण होता है, गर्मी सर्दी इनका निर्धारण होता है। ऋतुओं का निर्धारण,
तो ऋतुओं का निर्धारण पृथ्वी की किस गति के द्वारा होता है? परिक्रमण गति के द्वारा। दिन व रात का निर्धारण किसके द्वारा होता है? परिभ्रमण गति के द्वारा। क्लियर? ये दिन रात बड़े छोटे सब आएगा, टेंशन मत रखिए, हम सही दिशा में चल रहे हैं। बस साथ साथ नोट्स बनाते रहें, साथ साथ इनको याद करते जाएं, रिपीट करते जाएं। मैं ये बार बार जो रिपीट शब्द इस्तेमाल करता हूं, कई बच्चों को इरिटेट कर रहा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि उनको इरिटेट कर रहा है, ये मैं बोलता ही रहूंगा। ध्यान रखें, क्योंकि ये कि यही चीज है, ये एक ऐसी कड़वी दवा है जो आपकी कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखती है। ध्यान रखें। और आप में से यदि कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो गया, मेरे पास आ गया, तो ये इरिटेशन मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बार बार रिपीट करो, मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, रिपीट करो, साथ साथ नोट्स बनाए। कई बच्चों ने व्हाट्सएप पे मुझे अपने नोट्स भेजे हैं कि सर हम ऐसे बना रहे हैं, और कई बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स की कॉपी बना के सर इसमें ऐसे बना रहे हैं, सही है, रिपीट भी कर रहे हैं। आपके YouTube पे भी कमेंट देते हैं बच्चे कि सर हम आपके बताए मार्गदर्शन में चल रहे हैं। देखो बेटा, मार्गदर्शन में ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई फुलफिल आदमी हूँ या बहुत ज़्यादा कोई ज्ञाता आदमी हूँ, लेकिन कंपटीशन के इस युग में थोड़ी सी मेरी जो समझ है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपके भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और पुराने अनुभवों को देखकर ये सही भी है, गलत भी नहीं है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने पृथ्वी की संरचना को पढ़ा, उनकी गतियों के बारे में पढ़ा, बेसिक जानकारी ली। इसके साथ साथ अपने जो ग्रह में भी पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने कुछ विविध प्रकार के टॉपिक पर ध्यान दिया, जैसे ज्वार भाटा, बहुत बार आता है बेटा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, उपभू, अपभू, अपसौर, उपसौर, सीजीगी, ये आपके ग्रहण वगैरह, ये सब आपके सामने आ गए। यही है, यही है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना बस, और कोई समस्या नहीं है। इनको बार बार रिपीट कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा उसमें हम पृथ्वी की रेखाएं लेकर चलेंगे। ये बड़ा टॉपिक है और मैं प्रयास करूंगा एक ही पार्ट में उसको कराने का, रेखा, क्योंकि दूसरा पार्ट ले भी नहीं सकते उसको एक पार्ट में कराने का प्रयास करेंगे। खैर देखते हैं, वक्त जैसी इजाज़त देगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम कौन होते हैं निर्धारण करने वाले, तो जैसा होगा आपके सामने आ जाएगा। अपना आगामी टॉपिक जो होगा पृथ्वी के रेखाएं होगी, गतियां हम कर चुके हैं। क्लियर? तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे एस्ट्रोनॉमी के इस पार्ट को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसकी हेल्प ले सकते हो, और मैं पूर्ण रूप से इस मामले में मुझे कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि मेरे इस ज्ञान सागर को या ज्ञान कुंड को, या आप इसको कहें तो मेरी इस सीरीज को, या कहें मेरे इस प्लेटफॉर्म को जन जन तक पहुंचाने का जो मेरे पास जो साधन है वो आप लोग हो। और मैं बिल्कुल आपसे उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हो, प्यारे हो हमारे, आप लाडले हो हमारे, तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मेरा ये काम आप ज़रूर करें ताकि ये जन जन तक पहुंचे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार।